अगर आप कभी प्राइस में सोच रहे हैं कि प्राइस में एक प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया 24,500 के पास लगा हुआ है, एक एग्जाम्पल के तौर पर कि प्राइस में 24,500 के पास प्रीवियस रेजिस्टेंस का रेंज है और उस टाइम पर आपको किस अप्रोच से जाना चाहिए कि जब प्राइस 24,500 को ट्रिगर करेगा, टच करेगा, तो वहां पर आप कैसे प्लान करेंगे कि आपको शॉर्ट की पोजीशंस को एग्जीक्यूट करना है या फिर नहीं करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के सेशन को हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव कंसोलिडेशन को। रिसेंट मार्केट कंडीशन में हमको ये समझना होगा कि अभी जैसा बाजार का स्ट्रक्चर है और इस कंडीशन में पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन को कैसे ट्रेड किया जाए और कितने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन को ट्रेड करने के। एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा, कोशिश करूंगा सारी चीज़ें आपकी क्लियर की जाए। उसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर वहीं पर टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके भी आप और चीज़ों को सीख सकते हैं। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, ये एक एडवांस आपका क्लास है। बेसिक हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव कंसोलिडेशन के बहुत सारे सेशन कर रखे हैं और आपको समझाया है कि क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन। अब हम लोग वहां से आगे बढ़ रहे हैं और इन डेप्थ में समझेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव कंसोलिडेशन को कैसे आपको देखना चाहिए। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन किस लहजे से ज़रूरी है। हमको ये तय करना हो कि प्राइस में किसी रेजिस्टेंस के पास प्राइस को शॉर्ट करना है या नहीं, किसी सपोर्ट के पास प्राइस को लॉन्ग करना है या नहीं। जब आपको ये डिसाइड करना हो, जैसे अभी रिसेंटली प्राइस ट्रेड कर रहा है, अगर आप निफ्टी 50 का इंडेक्स देखें तो 24,300 के पास रिसेंटली हम ट्रेड कर रहे हैं, 10:40 का समय हो रहा है, लाइव मार्केट का टाइम है ये, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिए। अब हमको यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा आवरली टाइम फ्रेम पर आए और आवरली टाइम फ्रेम पर आपको एक रेंज दिखेगा। रेंज का मतलब समझते हैं सर, एक मैंने आपको बताया कि किसी भी कैंडल का इन्वर्टेड हैमर का रेंज बताता है कि प्राइस में क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेली टाइम फ्रेम पर आइए। अब डेली टाइम फ्रेम पर आप इस कैंडल को ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा एक रेंज, और रेंज क्या है आपको समझना होगा कैसे चीज़ों को यूज़ कर रहा है, कंसोलिडेशन को आपके फेवर में कैसे यूज़ करना है। कई लोग कंसोलिडेशन को गार्बेज बोलते हैं सर, उन्हीं से मुझे तकलीफ है कि आपको पता ही नहीं है कि चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। अब ये एक इन्वर्टेड हैमर का रेंज है जिसमें अपर विक की रेंज को हम रेजिस्टेंस एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब प्राइस जब इस रेजिस्टेंस एरिया को छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर ट्रिगर करेगा तो हमको कैसे पता लगेगा कि यहां पर शॉर्ट करना है कि यहां पर शॉर्ट करना है, कैसे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर ये प्राइस हायर डायरेक्शन मोमेंटम कर रहा है, हमको पता है 24,370 से लेकर 24,449 तक एक सेलर रेंज है, 24,500 तक की एक सेलर रेंज है। अब इस रेंज से हमको लोअर टाइम फ्रेम पर इसका बेनिफिट लेना, जैसे ये अभी रिसेंटली हम लोगों ने ट्रेड किया, हमारे ट्रेडर्स सभी लोग इस पोजीशन में बने हुए थे, हम लोगों ने अभी जस्ट इस पोजीशन को ट्रेड किया और इस मोमेंटम को कैप्चर। अब समझिए कैसे करना कैसे होता है, इस पॉइंट को समझिए, ठीक है। अब ये नेगेटिव कंसोलिडेशन होता क्या है पहले तो वो समझिए। जैसे कि अगर आप रेजिस्टेंस के पास प्राइस को शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो जब वहां पर नेगेटिव कंसोलिडेशन दिखेगा तो ही शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आप किसी प्राइस पर एक रेजिस्टेंस के पास पॉजिटिव कंसोलिडेशन देख रहे हैं तो वहां पर आप शॉर्ट की पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच। जैसे अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाने की कोशिश करूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आप बोलेंगे कि नहीं नहीं ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शॉर्ट नहीं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप स्ट्रक्चर को अभी तक देखेंगे तो जब तक आज के डे लो ब्रेक नहीं होते, 24,200 ब्रेक नहीं होता, तब तक शॉर्ट नहीं है। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम के टारगेट और 2 मिनट के टाइम फ्रेम के टारगेट और ट्रेडिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इस मोमेंटम को आप 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर लेंगे, कैच कर लेंगे, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं कर पाएगा। तभी कर पाएगा जब प्राइस आकर इसको ब्रेक करे, तब आप एग्जीक्यूशन करेंगे, उसके टारगेट भी बड़े होंगे, टेन्योर टाइम पीरियड भी बड़ा होगा, ठीक है। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से अप्रोच करना है, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये सेशन थोड़ा बड़ा होता है तो कोशिश कीजिएगा 25-30 मिनट का भी हो ना, तो कोशिश कीजिएगा पूरा एक बार में देखा जाए। अगर एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा कि चीज़ों में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बहुत बेहतर चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। एक नेगेटिव कंसोलिडेशन, नेगेटिव कंसोलिडेशन का मतलब है कि सेलर अपने पहले सेल किए गए प्राइस से, और जब मार्केट ट्रेड कर रहा हो लाइव मार्केट सेंटिमेंट में,
तो वहां पर पहले सेल किए गए प्राइस से भाव को दूर रखा जाए, प्राइस को दूर रखा जाए। अगर मैं अपनी पहली सेलिंग क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करता हूं 24,600 पर, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब प्राइस को रोका जाए 24,500 पर या 24,550 पर। बात क्लियर हो रही है? तो कैसे डिसाइड होगा कि किस रेंज पर रोका जा रहा है? इसको हम नेगेटिव कंसोलिडेशन बोल रहे हैं, और इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है ये चीज समझिए, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव कंसोलिडेशन क्या है? अगर मेरा पहला सेलिंग प्राइस 24,600 रुपए है, 24,600 के प्राइस पर मैंने पहला शॉर्ट किया है, उसके बावजूद मैं प्राइस को सस्टेन नहीं करा पा रहा हूं इस रेंज के नीचे, और प्राइस सस्टेन कहां कर रहा है? 24,600 के बिल्कुल पास में, तो ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। इसी को हम रेजिस्टेंस के पास कैसे टेक्निकल अप्रोच में देखेंगे और कैसे एनालाइज करेंगे कब क्या करना है। ये सबसे बड़ी तकलीफ होती है सर, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगा। हमारे ट्रेडर्स बहुत काम करते हैं इस पर और बहुत परफेक्शन से करते हैं, ठीक है। अभी देखिए डाउन साइड हम लोग इससे ट्रेड, जब तक प्राइस ये ब्रेक ना करे तो 15 मिनट का कंफर्म, एक बार 15 मिनट का कंफर्मेशन मिल जाएगा, अग्रेसिव शॉर्ट करेंगे। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिला तब तक ये छोटे छोटे टारगेट्स के लिए हम लोग ट्रेड करते हैं बस, ठीक है। अब समझिए प्राइस में अब ये रेजिस्टेंस एरिया है, मान लेते हैं 100 रुपए का भाव है सर, ठीक है। अब प्राइस 100 रुपए पर पहुंचा तो 50% ट्रेडर यहां लॉन्ग करने के लिए बैठा है और 50% ट्रेडर पूछ रहा है शॉर्ट के लिए। तो आप उनके साथ जाने की कोशिश करेंगे जो सही साबित होंगे। तो वो पॉसिबिलिटी को पीक पर रखना कि सही होने की प्रोबेबिलिटी आपकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए सर? सबसे पहले ट्रेंड को एनालाइज कीजिए, नेगेटिव कंसोलिडेशन को पहले समझेंगे कि रिसेंट मार्केट सिनेरियो में और कल के मार्केट सिनेरियो में ये पूरा मोमेंटम जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा मोमेंटम पॉजिटिव कंसोलिडेशन से नियर बाय रेजिस्टेंस, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस स्विंग हाई रेजिस्टेंस एरिया है, यहां पर ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन का अप्रोच है, हाई निकलने के बाद लॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ये पूरा मोमेंटम, ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन का अप्रोच है, गैप अप के बाद प्राइस रिटेस्ट करता है और पूरा मोमेंटम देता है। अब यहां पर ये एक नेगेटिव कंसोलिडेशन का अप्रोच है, अब प्राइस यहां से डाउनवर्ड्स मोमेंटम करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कब क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो आज के सेशन में रिसेंट अभी जो स्ट्रक्चर है उसको हम 2 मिनट के टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये सीरीज लगभग 3 से 4 सेशन होंगे या 5 सेशन लगेंगे, लेकिन सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले समझिए एक हायर राइज का फॉर्मेशन। हायर राइज का फॉर्मेशन क्या होता है सर? ये हायर राइज का फॉर्मेशन, ठीक है। ये हायर राइज का एक फॉर्मेशन है, और ये फॉर्मेशन एक एक पॉइंट को सुनिए, बार बार बोल रहा हूं, कोई भी चीज अगर आपने मिस किया ना तो समझिएगा चीजें आपसे छूट जाएंगी। अब ये हायर राइज के फॉर्मेशन के बाद प्राइस क्या कर रहा है? इस रेंज में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक सप्लायर रेंज है, सेलर रेंज है, रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अब ये हायर हाइस का रेंज जो है वो लोअर टाइम फ्रेम का है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा कि प्राइस ने प्रीवियस डे लो को रिटेस्ट किया और हायर हाइस करते हुए कहां जा रहा है? एक हाई ब्रेक किया, उस हाई को ब्रेक करने के बाद नया हाई, फिर उस हाई को, हायर हाइस के फॉर्मेशन के बाद प्राइस जा कहां रहा है? प्राइस जा रहा है रेजिस्टेंस एरिया के पास ट्रेड करने, रेजिस्टेंस एरिया के पास ट्रेड करने जा रहा है, ठीक है। अब उस रेजिस्टेंस एरिया के पास जब प्राइस पहुंचा है तो इस हायर हाइस के स्ट्रक्चर का जब ब्रेकडाउन होगा तभी हम शॉर्ट कर पाएंगे। तो ये ब्रेकडाउन कैसे होंगे और एंट्री कैसे मिलेगी, दो चीजों को समझ लीजिए। इतना समय नहीं है तो चीजों को बड़ी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला काम हमको करना होगा सर, एक नेगेटिव कंसोलिडेशन को देखना होगा अगर रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट बन रहा होगा तो। नेगेटिव कंसोलिडेशन के लिए मैंने आपको बताया कि लास्ट सेलिंग प्राइस से भाव को दूर रखा जाए, ठीक है। तो अब हो क्या कि प्राइस ने इस स्ट्रक्चर को टच किया, इस रेंज को एक कैंडल से मैंने यहां टच किया, ठीक है। अब टच करने के बाद प्राइस यहीं पर रुका जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, नेगेटिव कंसोलिडेशन नहीं। इस बात को समझिए। जो लास्ट कैंडल बना होगा अभी रिसेंटली एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस का जो कैंडल होगा, उस कैंडल का अगर लोअर विक का लो ब्रेक होकर कॉन्सिक्यूटिव 3 से 4 कैंडल, जिनको हम हॉट कैंडल्स बोलते हैं, एक टॉप की कैंडल्स के बाद अगली 3 से 4 कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर रही हैं तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक नेगेटिव कंसोलिडेशन। और अगर इस हाई के अंदर ये कैंडल्स क्लोज कर रही हैं 4 से 5, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। इसको यूज कैसे कर, ऐसा नहीं कि नेगेटिव कंसोलिडेशन देखते ही शॉर्ट करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी बताया कि ट्रेंड पॉजिटिव है सर। मैंने अभी सबसे पहले आपको जो बात बोली वो ये कि ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड हायर डायरेक्शन मूव कर रहा है। ये रेजिस्टेंस टच किया हम लोगों ने, ठीक है। अब ये जब आप रेजिस्टेंस एरिया टच कर रहे हैं, यहीं पे समझिए, अब यहां पर प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया के पास एक कैंडल बनाए, ये एक डोजी फॉर्मेशन हुआ। अब प्राइस इस रेजिस्टेंस, इस कैंडल का जो ये रेजिस्टेंस एरिया के पास कैंडल बनाए,
इस कैंडल के नीचे की क्लोजिंग ना दे और इस कैंडल के अबव ही क्लोज करता रहे। अब ये हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसके सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है कि यहाँ से एक स्पाइक छोटे टाइम फ्रेम का तो मिलेगा। तो हम छोटे टाइम फ्रेम के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाह रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि प्राइस इसके अबव क्लोज करे, हम अपॉर्चुनिटी गेनर हैं। अब प्राइस ने जब ये हाई लगाया तो भी हम नियर बाई रेजिस्टेंस पहुंच रहे थे, इस हाई के पास पहुंचा तो भी नियर बाई रेजिस्टेंस पहुंच रहे थे। अब बिल्कुल रेजिस्टेंस एरिया के अंदर पहुंच गया है तो रेजिस्टेंस पे तो पहुंच ही गए। तो हम यहां से लगातार वेट कर रहे हैं कि किस स्विंग हाई के पास हमको एक नेगेटिव कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर देखिए कैसे पहचानते हैं इस प्राइस को, ये लास्ट कैंडल है। अब इस लास्ट कैंडल का लो ये है। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव 3 कैंडल्स में सिर्फ एक कैंडल इसके नीचे जाने की कोशिश किया और तुरंत अंदर आ गया। तो अगली 3 से 4 हॉट कैंडल्स ने आपको क्या बताया, मैंने क्या बताया, एक जिस कैंडल से हाई लगता है ना, जैसे इस कैंडल से हाई लगा तो इस कैंडल के हाई के नीचे क्लोज करना चाहिए। तो ये कैंडल के नीचे की क्लोजिंग हमको चाहिए 3 से 4 कैंडल की कॉन्जिक्यूटिव, तो वो एक नेगेटिव कंसोलिडेशन है, तभी हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब इस कैंडल के नीचे की कोई क्लोजिंग हुई नहीं तो ये एक नेगेटिव कंसोलिडेशन नहीं है। अब रेजिस्टेंस एरिया तो हमारे पास ठीक है, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, हम नियर बाय, एक बात ध्यान रखिए, अगर 24,450 से लेकर 24,500 का रेंज एक रेजिस्टेंस एरिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि 24,450 से ही सप्लाई आएगी, 24,400 से भी सप्लाई आ सकती है, 24,500 से भी आ सकती है, 550 से भी आ सकती है, आएगी उसी प्राइस से। एक रेजिस्टेंस का एरिया होता है, कोई सर्टेन लाइन नहीं होती है। तो ये पूरा दायरा होगा एक रेजिस्टेंस का सप्लायर्स का, तो इसमें से कहीं से भी बड़ी सप्लाई ट्रिगर हो सकती है। तो हमको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा पीक पॉइंट है, वहीं पे शॉर्ट करेंगे ना, इसीलिए नेगेटिव कंसोलिडेशन जरूरी है। अब यहां पर ये कैंडल बना लेकिन इसके अबव, इस कैंडल के अबव ही लगातार क्लोजिंग मिला। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, ये डोजी कैंडल, ठीक है। अब लगातार कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज किया, उसका नेक्स्ट कैंडल भी क्लोज किया, इसके नीचे ही रहा, उसका नेक्स्ट कैंडल भी क्लोज किया और 4 से 5 कैंडल लगातार इसके नीचे क्लोज किया। अब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद हमको पहला नेगेटिव कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला। और इसमें एक बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि जो लास्ट कैंडल है ना, उसके नीचे की क्लोजिंग में लोअर विक बड़े नहीं होने चाहिए। जैसे ये 3 कैंडल्स क्लोज की, इन 3 कैंडल्स के लोअर विक नहीं बढ़े, पहली कैंडल का सिर्फ अपर विक थोड़ा सा बढ़ा है। तो इससे एक कंफर्मेशन मिला कि ये एक नेगेटिव कंसोलिडेशन है। मार्क कर लीजिए सर, उस रेंज को मार्क कर लीजिए जो रेंज नेगेटिव कंसोलिडेशन ट्रेड करके गई है। अभी शॉर्ट नहीं करना है। क्यों शॉर्ट? इस वजह से नहीं करना है, कोई भी प्राइस जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो एक हायर राइज के फॉर्मेशन से पहुंचता है। तो अभी सिर्फ हमको एक नेगेटिव साइन मिला है कि प्राइस में यहां कमजोरी आ सकती है। नेगेटिव सिर्फ साइन मिला, ऐसा नहीं हुआ है कि वहां पर कंफर्मेशन मिल गया। कंफर्मेशन होता है ट्रैपिंग से, कि अब देखिए ट्रैपिंग क्या होती है कि 24,000 के प्राइस पर लगातार हम लोगों ने पहचान लिया कि 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल किए गए कॉल सेलर से, या फिर एक बड़ी नेगेटिव पोजीशन बन गई है मार्केट में। ये तो आइडेंटिफाई कर लिए, तो प्राइस देखकर ही हम बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, कि यहां पर एक अच्छी नेगेटिव पोजीशन बनी है, बड़े टाइम फ्रेम का सप्लायर रेंज है, 2 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं, गलती की गुंजाइश बहुत कम है। तो एक नेगेटिव स्ट्रक्चर तो दिख गया, लेकिन अब हमको क्या चाहिए? बायर्स ट्रैप चाहिए। बायर्स ट्रैप का मतलब क्या है? अब प्राइस हमको एक अच्छा खासा पोजीशन एग्जीक्यूशन दे। कैसे देगा? 2 तरीके होंगे। पहला तरीका होगा कि प्राइस हायर डायरेक्शन मूव करे और ये जो टॉप हाई लगा है, टॉप लगा है, इसी को हम बोलते हैं टॉप पर प्राइस को कैसे शॉर्ट किया जाए। बस हमको इतना ही मोमेंटम छोड़ना होता है जो नेगेटिव कंसोलिडेशन का रेंज होता है। ठीक है, अब ये टॉप तो ये लगा है, तो प्राइस इस टॉप को ब्रेक करने से पहले ये लो ब्रेक कर दे तो शॉर्ट करेंगे, पहला एंट्री। दूसरा ये कि प्राइस इस हाई को ब्रेक करने जाए तो अब लॉन्ग तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने नेगेटिव कंसोलिडेशन तो देख ही लिया है और प्राइस रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, तो हमको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए थी। ठीक है, तो लॉन्ग की तो कोई पोजीशन प्लान कर नहीं रहे, तो वेट एंड वॉच। और जिन लोगों ने इस रेजिस्टेंस एरिया को देखते हुए देखा कि हाई ब्रेक हो गया और लॉन्ग कर देते हैं, वो सारे यहां पर इन 3 कैंडल्स में ट्रैप हो गए। कोई अच्छा लॉन्ग का पोजीशन है बताइए? इस क्लोजिंग के बाद कोई अच्छा लॉन्ग का पोजीशन है? ये नहीं, कोई अच्छा लॉन्ग का पोजीशन है। तो जैसे ही प्राइस एक बार हाई को ब्रेक करे और दोबारा लौट कर उसी रेंज के अंदर क्लोज करने लगे, शॉर्ट कीजिए। और ऐसा, ये सबसे परफेक्ट एंट्री होता है सर, सबसे परफेक्ट एंट्री होता है। ठीक है, नेगेटिव कंसोलिडेशन का इससे परफेक्ट एंट्री नहीं होगा। तो मैंने कितनी चीजों को बताया, समराइज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। जितनी जल्दी हो पा रहा है उतनी जल्दी चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, समय का अभाव है सर। एक हायर राइज का फॉर्मेशन, ठीक है, हायर राइज के फॉर्मेशन के बाद एक कैंडल का फॉर्मेशन। एक कैंडल के फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि यहां पर एक कैंडल का इस तरीके से फॉर्मेशन हो, जो कि एक डोजी स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक डोजी स्ट्रक्चर होना चाहिए। डोजी हो, इन्वर्टेड हैमर हो, छोटा कैंडल का फॉर्मेशन हो। बेसिकली बड़े कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो उसी रेंज में प्राइस रह जाएगा, बेसिकली पॉजिटिव कंसोलिडेशन हो जाता है वो।
ठीक है, इस वजह से कह रहा हूँ छोटे कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं ना, ये रिसेंट अभी ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है बॉटम के पास, ये सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, प्राइस इसे यहीं से चल के गया। अब छोटे बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको, ये देखिए, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है आपको, देखो कितनी चीज़ है, ये देखिए, ये कैंडल देख रहे हैं, ये एक हैमर कैंडल है। अब इसके पास ये एक सपोर्ट एरिया है, और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ प्राइस ने क्या किया, ये लास्ट कैंडल के अबव की कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग। तो मैंने क्या कहा, जैसे ही प्राइस आके इसको ट्रिगर करेगा लॉन्ग, तो कैसे आपको प्राइस को अप्रोच करना, ये बात बहुत ध्यान रखनी, माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए अपना थॉट प्रोसेस, ठीक है। और जब मार्केट में कभी भी विक्स आपको 14-15 के अबव ट्रेड करता दिखे तो मोमेंटम को ट्रेड कीजिए, ये बात ध्यान रखिए। मोमेंटम अच्छे होते हैं दोनों तरफ, वॉलेटिलिटी रहता है, उस वॉलेटिलिटी को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। अब हो क्या रहा है, मैंने कहा इस कैंडल के बिलो, ये जो कैंडल है डोजी या कोई भी कैंडल है, इसके नीचे की हमको 3 से 4 क्लोजिंग चाहिए, और ये बड़े टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए, आवरली टू आवरली डेली किसी टाइम फ्रेम का, ठीक है। अब वहां पे प्राइस जाकर एक बड़े टाइम फ्रेम के सेलर एरिया को ट्रिगर करे, डोजी बनाए और नेगेटिव कंसोलिडेशन दिखा दे, तो हमको ये समझ आ जाएगा इंट्राडे में अभी रिसेंट अगले आधे पौन घंटे के लिए तो यही हाई लग गए, और यहां से अभी प्राइस चलकर आया है, तो यहां पे अब प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। तो यहां पर हमको क्या करना चाहिए, एक छोटे शॉर्टर टाइम फ्रेम पर एक शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन का तरीका क्या होगा, प्राइस को दोबारा लौट कर जाने दीजिए इस रेंज में, और फिर आकर ये लो ब्रेक करने दीजिए, इसको हम बोलते हैं टेक्निकली में एम फॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा बायर्स ट्रैप, 2 तरीके की एंट्री होती है, प्राइस इस हाई को ब्रेक करे, बायर्स को दिखाए बाय बाय बाय, लेकिन आपने तो एक लिया नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो वेट करते हैं दोबारा इसके अंदर आने का। अगर यही पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बाद हाई ब्रेक करे तो लॉन्ग के लिए जाते हैं, और नेगेटिव स्ट्रक्चर के बाद हाई ब्रेक करे तो लॉन्ग के लिए नहीं जाते हैं, शॉर्ट के लिए वेट करते हैं। यही एक आपके और नॉर्मल ट्रेडर के माइंडसेट के का डिफरेंस है, कि आप रेजिस्टेंस के पास प्राइस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि करना क्या चाह रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आपको चीज़ों को समझाया है। अगर इसके बावजूद अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह गया हो इस सेशन को लेकर कि नेगेटिव कंसोलिडेशन नहीं, अभी तो मैंने आपको एक बार बता दिया, अब बार बार लाइव एग्जांपल दूंगा, बार बार हर सेशन में, ये डेली बनता है सर, एक सेशन की बात नहीं होती। पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन को जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये डेली बनेगा। जैसे ये एक रेजिस्टेंस एरिया, एक रेजिस्टेंस एरिया का मतलब क्या है, जहां पर प्राइस बहुत देर तक कंसोलिडेट किया हो, रुक कर गया हो, यहां पर बड़ा समय गुजार कर फिर ये मूवमेंटम मिला था, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब प्राइस ने इसको टच किया, अब टच करने का बिहेवियर देखिए, लास्ट कैंडल डोजी बताइए, लास्ट कैंडल डोजी है, ठीक है। अब लास्ट कैंडल डोजी के लो मार कर लूं, अब ये लो मार करने के बाद आप क्या देख रहे हैं यहां पर बताइए, इस कैंडल की क्लोजिंग अबव दिस कैंडल, इस कैंडल की क्लोजिंग अबव दिस कैंडल लो, इस कैंडल का क्लोजिंग नीचे जा रहा है प्राइस देखिए, और क्लोज करने ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है क्लोज कर, और सारी कैंडल्स में लोअर वीक है। और मैंने कहा 3 से 4 हॉट कैंडल होती हैं एक कैंडल के बाद। अब ये चारों कैंडल्स का अगर आप फॉर्मेशन देखें तो 3 कैंडल्स तो इस लोअर विक के अंदर आके क्लोज की हैं, जबकि प्राइस लगातार नीचे ट्रेड कर रहा था, तो ये क्या है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। इस पॉजिटिव कंसोलिडेशन में प्राइस में कभी हमको एम फॉर्मेशन को देखना ही नहीं होता है। यहाँ पर HBB पर ट्रेड करते हैं, हाई ब्रेक बाय, एक बार हाई निकले लॉन्ग कीजिए, मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। अब पॉजिटिव कंसोलिडेशन अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्टली हमारी क्लासेस में भी आ सकते हैं, जहां हम लोग हेजिंग पे काम करना सीखते हैं कि हेजिंग को कैसे आप मास्टर करें, जिससे मोमेंटम के साथ लोअर रिस्क, बिल्कुल लोअर रिस्क पे काम किया जाए। कि अगर जैसे कि हेजिंग को आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझाऊं तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, रिसेंटली हम ट्रेड कर रहे हैं 24,366, ठीक है। अभी आपको लगता है कि हाई डायरेक्शन मोमेंटम आएगा, पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ है, हाई डायरेक्शन प्राइस चल के जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे 24,300 के पास प्राइस को लॉन्ग करने की सोच रहे हैं, तो लॉन्ग करने पे तो आपको प्रॉफिट हो ऐसी पोजीशन तो बनाना आना चाहिए, लेकिन ये भी होना चाहिए कि प्राइस अगर यहाँ से 200 पॉइंट गिर जाए तो भी कोई लॉस नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताइए, एरर ऑफ आपके गलत होने की संभावना के बावजूद बाजार को घाटा ना देना। बाजार में 2 ही चीजें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप लॉस को कम करने पर फोकस करें और ना करने पर फोकस करें तो प्रॉफिट खुद चल कर आएगा सर। हम लोग वही करते हैं हेजिंग में कि या तो लॉन्ग का पोजीशन ट्रेड कर रहे हैं तो लॉन्ग जाने पर बाजार के हाई डायरेक्शन मोमेंटम पे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन बाजार यहां से 200-250 पॉइंट गिर जाए तो भी हमको घाटा नहीं होगा। तो अब बहुत कम पॉसिबिलिटी रह गई ना कि हम लॉस करेंगे, क्योंकि गलत होने के बावजूद हमसे बाजार ये पैसा नहीं ले पाएगा। इसी को हम हेजिंग बोलते हैं। इसके कॉन्सेप्ट हम लोग क्लासेस में सीखते हैं, आप लोग आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उसको आप ज्वाइन करेंगे, एप्लीकेशन वहां पर लिंक मिल जाएगा, उस ऐप को आप डाउनलोड करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।